जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, जैसा कि हम लोगों ने सॉइल फैक्टर को पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो उसी से कंटिन्यू हम बात करेंगे सॉइल पैडोजेनिक प्रोसेस या फिर सॉइल फार्मिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे डिटेल से, विथ फैक्ट के साथ, और बहुत ही आसान शब्दों में बात करेंगे विथ हिंदी एंड इंग्लिश में। तो साथियों, तो देर ना करते हुए हम लोग चलेंगे वीडियो में। तो क्योंकि समय हमारा काफ़ी हो रहा है, तो इसलिए देर ना करते हुए हम लोग चलते हैं वीडियो। तो साथियों, जैसा कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉइल पैडोजेनिक जो फैक्टर थे, उनको हमने लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, तो उसका यह भी एक भाग और आएगा। तो आज हम न्यू टॉपिक के साथ बात कर रहे हैं। जैसा कि जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सॉइल फार्मिंग प्रोसेस, या फिर बोले तो सॉइल पैडोजेनिक प्रोसेस, या फिर हिंदी में बोले तो मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं। तो कंटिन्यू हम इसको देखेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे विथ फैक्ट के साथ, बहुत ही आसान शब्दों में। तो देखते हैं। द पैडोजेनिक प्रोसेस आर एक्सट्रीमली complex and dynamic, involving many chemical and biological reaction, and different process or combination process operate under the influence of सॉइल फार्मिंग फैक्टर। यानी जो पैडोजेनिक प्रोसेस होती है वह कैसी होती है हमारी, एक्सट्रीमली कम्प्लेक्स, यानी बहुत बेहद जटिल या फिर बहुत ही जटिल होती हैं। डायनामिक बोले तो गतिशील होती हैं, जो कि जिसमें क्या क्या शामिल होती हैं, इसमें कई रासायनिक एंड बायोलॉजिकल प्रक्रियाएं क्या शामिल होती हैं। जो डिफरेंट प्रोसेस यानी विभिन्न प्रक्रियाएं या फिर कंबाइंड संयोजक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। कहाँ पे, जो मिट्टी के निर्माण में बनाने वाले कारक होते हैं उनके क्या प्रभाव में संचालित होती हैं। कौन सी, सॉइल पैडोजेनिक प्रोसेस। तो ध्यान रखेंगे इसको। कंटिन्यू इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं इसी का। द वन प्रोसेस में कॉन्ट्रैक्ट अनदर और टू डिफरेंट प्रोसेस में वर्क सिमुलटेनियसली टू अचीव द सेम रिजल्ट। यानी एक प्रक्रिया दूसरे का प्रतिकार कर सकती है, या फिर एक ही परिणाम या रिजल्ट प्राप्त करने के लिए दो अलग अलग प्रक्रियाएं एक साथ काम कर सकती हैं। ध्यान रखिए, किसके प्रभाव में, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल फैक्टर के प्रभाव में। तो कंटिन्यू देखेंगे। द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज प्रोफाइल डेवलपमेंट। यानी जो सॉइल फॉर्मेशन का जो अंतिम जो परिणाम होता है वह क्या होता है, प्रोफाइल का विकास, या फिर सॉइल प्रोफाइल डेवलपमेंट का विकास क्या है, अंतिम रूप होता है किसका, सॉइल फॉर्मेशन का। तो कंटिन्यू देखेंगे। द बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व इन सॉइल फॉर्मेशन। यानी जो बेसिक जो हमारी प्रोसेस होती हैं, जो मूल प्रोसेस होती हैं, इनमें क्या है, मोस्टली क्या क्या शामिल होता है, इनको देखेंगे हम। तो ये साइमनसन ने बताया था 1969 में। इन्होंने बताया कि इंक्लूड द फॉलोइंग, इनमें क्या निम्नलिखित में से शामिल है। तो क्या क्या शामिल है, इनकी बात करेंगे। पहला इसमें कंटिन्यू पहला देखेंगे, गेन्स और एडिशनल ऑफ वाटर मोस्टली एज रेनफॉल ऑर्गेनिक एंड मिनरल मैटर इन द सॉइल। यानी गेन एडिशन ऑफ वाटर, यानी जो पानी की प्राप्ति, और ज़्यादातर एक पानी की प्राप्ति कहाँ से होती है, रेनफॉल वर्षा से होती है, ऑर्गेनिक मैटर में होती है, और मिनरल मैटर से क्या है, इन द सॉइल में, जो कि सॉइल में क्या है होता है, या फिर सॉइल में पाया जाएगा। कंटिन्यू देखेंगे। लॉसेस ऑफ द एबव मटेरियल फ्रॉम द सॉइल। यानी मिट्टी से उपरोक्त सामग्रियों की क्या है, हानि हो सकती है। लॉसेस किस तरह से, जैसा कि अभी हम ऊपर देखे थे, वाई द वाटर के द्वारा, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मिनरल्स। तो कंटिन्यू देखते हैं तीसरी इसका प्रोसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस विद इन द सॉइल। यानी मिट्टी के भीतर जो भी होते हैं, किसके ट्रांसफॉर्मेशन किसका होगा, खनिज और जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनका परिवर्तन या फिर ट्रांसफॉर्मेशन होता है मिट्टी में। इसके फोर्थ देखेंगे, सिमोनसन के अनुसार। हम देख रहे हैं किसके अनुसार, ये
सिमोनसन के अनुसार, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू देखेंगे चौथा इसका, द ट्रांसलोकेशन और द मूवमेंट ऑफ सॉइल मटेरियल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद इन द सॉइल। यानी मिट्टी के भीतर एक बिंदु से दूसरे जो मूवमेंट करता है, जो भी सामग्री वह एक बिंदु से दूसरे बिंदु में क्या है, सामग्री का स्थानांतरण होता है, संचलन होता है। इसे आमतौर पर इट इज़ यूजली डिवाइड इनटू टू, इसे आमतौर पर डिवाइड किया गया है। तो देखते हैं दो भागों में डिवाइड किया गया, कौन कौन सा। इसको मोमेंट ऑफ सोल्यूशन, या बोले तो जो मोमेंट ऑफ सोल्यूशन लीचिंग, या बोले तो जो जो लीचिंग का जो या जो सोल्यूशन है उसका मोमेंट होता है। और सेकंड है मोमेंट इन सस्पेंशन या इल्यूवेशन ऑफ क्ले ऑर्गेनिक मैटर एंड हाइड्रस ऑक्साइड, या फिर मोमेंट इन सस्पेंशन में होगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब हम क्लासिफिकेशन में आते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। कंटिन्यू देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पैथोजेनिक प्रोसेस। तो जो पैथोजेनिक प्रोसेस है इसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसमें थोड़ा कुछ फैक्ट देख लेते हैं। द पैथोजेनिक प्रोसेस आर सिंपली एन रीऑर्गेनाइजेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक सॉइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इनटू डिफरेंट लेयर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस पैथोजेनिक फैक्टर। यानी जो जो हमारी पैथोजेनिक जो प्रोसेस होती हैं वह सिंपली होती हैं, सिंपल एक तरह से होती हैं, और किस तरह से रीऑर्गेनाइज होती हैं, यानी और रीअरेंजमेंट होती हैं, और क्या होती हैं मिनरल ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक सॉइल। ये क्या है, रीअरेंजमेंट होता है, बोले तो पुनर्गठन और पुनर्व्यवस्था होता है। और इसी तरह से इसमें जो क्या है विभिन्न जो पैथोजेनिक जो लेयर्स होती हैं इसमें, और जो पैथोजेनिक लेयर होती हैं वो भी क्या है इसमें खनिजों और मिट्टी से बनती है। किसके प्रभाव में, पैथोजेनिक फैक्टर के प्रभाव में। किसके प्रभाव में, पैथोजेनिक फैक्टर के प्रभाव में। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप। कंटिन्यू देखेंगे, द पैथोजेनिक प्रोसेस कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई इन टू मेजर ग्रुप्स। यानी जो पैथोजेनिक प्रोसेस होती हैं वह मोस्टली क्या है दो भागों में इसको क्या है डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सा, पहला हम देख लेते हैं फंडामेंटल या फिर बेसिक सॉइल फार्मिंग प्रोसेस। पहला हमारा फंडामेंटल या फिर क्या है बेसिक, बोले तो फंडामेंटल मौलिक या फिर बुनियादी मिट्टी बनने की प्रक्रियाएं या फिर निर्माणकारी प्रक्रियाएं। और सेकंड है हमारा स्पेसिफिक पैथोजेनिक प्रोसेस। तो जैसा कि जो फंडामेंटल में हम 4 प्रोसेस देखेंगे, और स्पेसिफिक को पुनः 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा, एक जो बांटा गया है वह हमारा जोनल पैथोजेनिक प्रोसेस, दूसरा हमारा इंट्राजोनल पैथोजेनिक प्रोसेस। तो इसको हम आगे डिटेल में बात करेंगे। पहले आज हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल और बेसिक सॉइल फार्मिंग प्रोसेस की। तो कंटिन्यू देखते हैं फंडामेंटल प्रोसेस क्या क्या होती हैं। तो दीज प्रोसेस आर फाउंड इन ऑल सॉइल। यानी ये जो प्रोसेस होती है फंडामेंटल, ये सभी मिट्टियों में मोस्टली क्या है पाई जाती है, सभी मृदाओं में क्या है ये पाई जाती है। कंटिन्यू देखेंगे, द फंडामेंटल पैथोजेनिक प्रोसेस कलेक्टिवली लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ए नंबर ऑफ सॉइल दैट आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी जो फंडामेंटल जो या जो मौलिक पैथोजेनिक प्रोसेस होती है वह सामूहिक रूप से पृथ्वी की सतह पे बनती हैं, पाई जाने पृथ्वी की सतह पे पाई जाती हैं, और ये कई मिट्टी के निर्माण का कारक बनती हैं। कौन, फंडामेंटल पैथोजेनिक प्रोसेस, इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे, इन फंडामेंटल प्रोसेस इफ द पैटर्न ऑफ रिमूवल एंड डिपोजिशन ऑफ द सॉइल मटेरियल। यानी जो फंडामेंटल प्रोसेस होती है इसमें इनका जो पैटर्न क्या रहता है वह हमारा रहता है रिमूवल, या हटा देते हैं, या फिर डिपोजिशन ऑफ सॉइल मटेरियल। सॉइल मटेरियल को या तो फिर क्या ये सामग्री को जमा कर लेते हैं, या फिर क्या है इसको रिमूवल हटाने का कार्य करते हैं। तो पहली प्रोसेस देखेंगे इसको फंडामेंटल प्रोसेस को। ये पुनः 4 भागों में इसको इसके सब भाग हैं 4। तो पहला भाग इसका देखेंगे ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन देखेंगे पहला भाग इसका। तो ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, तो ह्यूमिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रॉ ऑर्गेनिक मटेरियल कन्वर्ट इनटू
ह्यूमस। यानी जो ह्यूमिफिकेशन प्रोसेस होती है वह क्या होती है, जो हमारा रॉ ऑर्गेनिक मटेरियल है, बोले तो कच्चा कार्बनिक पदार्थ है, वह किस में फाइनली चेंज हो जाता है, हमारा ह्यूमस में चेंज हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। आप ध्यान रखिएगा। दूसरा फैक्ट देख लेते हैं इसमें, व्हेन रॉ ऑर्गेनिक मटेरियल्स आर एडेड इन द सॉइल दे डिकम्पोज बाई द वेरियस ऑर्गेनिज्म। यानी जब भी हम कोई भी रॉ ऑर्गेनिक मटेरियल डालते हैं तो उसमें क्या होता है, जो विभिन्न जीव हमारे जो सॉइल में पाए जाते हैं, वेरियस ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, तो उनके द्वारा उसका क्या होता है, अपघटन होता है, या कहें तो डिकम्पोजिशन होता है। कंटिन्यू देखते हैं। इट इज एक्सट्रीमली ए कम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग द वेरियस सिंपल ऑर्गेनिक एसिड। यानी ये हमारी एक क्या है, जटिल प्रक्रिया या प्रोसेस है जिसमें विभिन्न सरल कार्बनिक अम्ल क्या है, शामिल होते हैं। तो ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं इसको। द फर्स्ट सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड सच है शुगर। यानी जो इसमें जो सिंपल जो शुगर की बात हो रही थी, तो उसमें सबसे पहला जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है वह क्या है, हमारा शुगर है। एंड स्टार्च आर डिकम्पोज बाई माइक्रोरिज्म। ये किसके द्वारा डिकम्पोज होते हैं, माइक्रोरिज्म, जैसा कि हम देख चुके हैं। फॉलोड बाई प्रोटीन, और जो उसके बाद शुगर और स्टार्च के बाद हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, प्रोटीन है एंड सेलुलोज। एंड फाइनली वेरी रेसेंट टू माइक्रोबियल अटैक। जो कुछ हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जो माइक्रोबियल, जिनको क्या है, जब ये अटैक करता है, अपघटन करता है, अटैक करता है, तो ये क्या डिकम्पोज नहीं हो पाते। तो वो कौन कौन से हैं, जैसे टैनिंग आर डिकम्पोज एंड द डार्क कलर सब्सटेंस नोन एज ह्यूमस। और जो ये फाइनली जो मटेरियल हैं, ये सारे फाइनली कन्वर्ट होकर के क्या बनाते हैं, ब्लैक कलर के होकर के, और ये हमारा फाइनली हमारे क्या बनाते हैं, ह्यूमस का निर्माण करते हैं। जैसा कि एक बार हिंदी में देख लेंगे। सबसे पहले शर्करा और स्टार्च जैसे सरल कार्बनिक यौगिक सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित होते हैं, और उसके बाद प्रोटीन और सेलुलोज अंत में माइक्रोबियल हमले के लिए के लिए बहुत प्रतिरोधी यौगिक जैसे टेनिन विघटित होते हैं और गहरे रंग के होते हैं, जिसे ह्यूमस के रूप में क्या है, जाना जाता है, और ये या फिर बनता है। ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे। हाँ, द होल प्रोसेस में टेक अबाउट ए 10 टू कंप्लीट। यानी ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इसको बनने में कितना समय लगता है, कम से कम 1 दशक लग जाता है। ध्यान रखिएगा, कितना लगेगा, 1 दशक इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में लग जाता है। तो ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखेंगे हम। अब सेकंड प्रोसेस देखेंगे। सेकंड जो प्रोसेस है वह है हमारा इल्यूबिएशन। कौन सा, इल्यूबिएशन ई वाला, इल्यूबिएशन ई वाला। तो आप ध्यान रखेंगे इसको। आपसे पूछा जा सकता है कि जो इल्यूबिएशन ई वाला होता है वह किस संस्तर में या किस होराइजन में पाया जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस चीज़ को। तो एक बार देख लेंगे हम इसको। तो दीज आर जोन्स ऑफ मैक्सिमम लीचिंग। यानी जो इल्यूबिएशन होता है, इसमें क्या होता है, ये सबसे अधिक, इसमें लीचिंग बोले तो निक्षालन सबसे अधिक होता है। और इल्यूबिएशन फ्रॉम, ये कैसा वर्ड है हमारा, फ्रॉम लैटिन वर्ड है। शब्द क्या है, ये 2 शब्द हैं, ई एक्स या फिर ई। इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स आउट, एंड लवेरे मीन्स क्या हुआ, टू बास। यानी जो धुल के बाहर चला जाए, या बास आउट, जैसे क्या बोल सकते हैं हम, बास आउट। ध्यान रखेंगे। और लॉसेस ऑफ सिलिकेट, क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर सस्पेंशन विथ वाटर गोज डाउन इन द लोअर लेयर बाय द लीचिंग, और मैकेनिकली और केमिकली फ्रॉम द सरफेस लेयर। तो इसमें होता क्या है, जो मैटर हमारा सॉइल में अपर लेयर में होता है, किसमें, जो ए संस्तर में होता है, तो ए संस्तर से बी संस्तर में जाता है। तो बी संस्तर में क्या है, वही था वाटर के द्वारा क्या होता है, ये धुल के चला जाता है, बास आउट। कौन कौन सा, क्या क्या हुआ, सिलिकेट, क्ले, आयरन, एल्यूमिनियम, और ये सारा। तो इसमें जो सिलिकेट, एल्यूमिनियम, आयरन ऑक्साइड, ये भी क्या है, वाटर सस्पेंशन में जा कर के, और वाटर क्या नीचे चला जाता है, किसके, जैसे क्या है, ये बास आउट हो जाता है, किसके द्वारा, बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग।
ध्यान रखेंगे, लीचिंग के द्वारा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलूविएशन। इस प्रोसेस को किस नाम से जानते हैं हम? इलूविएशन प्रोसेस के नाम से क्या है इसको जानते हैं। आप ध्यान रखेंगे। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, फैक्ट देखते हैं इसका, इलूविएशन वाले का। तो इलूविएशन प्रोसेस इज आल्सो नोन एज इमिग्रेशन प्रोसेस। यानी जो इलीगेशन प्रोसेस है, इलूविएशन प्रोसेस, इसको हम किस नाम से जानते हैं? इमिग्रेशन प्रोसेस, या फिर क्या, उत्प्रवासन प्रक्रिया के नाम से भी इसको क्या हम जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। द इलूविएशन प्रोसेस मीन्स बासिंग आउट। जैसा कि हम देख चुके हैं, जो जो इलूविएशन है इसका अर्थ क्या हुआ है? बासिंग आउट मतलब जो भी हमारा जो भी सब्सटेंस था वह क्या धुल के बाहर चला जाता है। किससे? जो ई वाला ई होराइजन से। तो जैसा कि आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। कंटिन्यू देखेंगे इसको। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट सस्पेंशन ऑफ सोल्यूशन बाय द परकुलेटिंग वाटर फ्रॉम द अपर टू लोअर रिजल्टिंग द टेक्सचरल डिफरेंट विच लीड टू होराइजन डिफरेंटेशन और डेवलपमेंट ऑफ सॉइल। यानी जैसा कि ऊपर हम देख चुके हैं, तो कि जो ऊपर से निचली परतों में तक पानी के रिसने से या निलंबन सोल्यूशन को हटाने की प्रक्रिया, जिसके परिणाम स्वरूप डिफरेंट होराइजन विकसित होते हैं। तो ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। द मैकेनिकल मूवमेंट ऑफ क्ले एंड आयरन ऑक्साइड फ्रॉम ए होराइजन विदाउट अंडरगोइंग केमिकल अल्टरेशन। यानी जो क्या नाम हमारा ए होराइजन से कौन कौन से आयरन और क्ले, ये दोनों को बगैर किसी केमिकल के चेंजमेंट से ये क्या है ए स्तर से नीचे चले जाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जो ई संस्तर है उसको हम और किस नाम से जानते हैं, आप बताएंगे। कंटिन्यू देखेंगे। द होराइजन्स फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ इल्यूवेशन इज टर्म एज इलूवियल होराइजन। अब ध्यान रखिए, जो होराइजन बनता है इस प्रोसेस के द्वारा उसको हम किस नाम से जानते हैं? इलूवियल होराइजन के नाम से, जैसा कि A2 या फिर ई संस्तर के नाम से जानते हैं। कंटिन्यू देखेंगे। द डिग्री ऑफ ट्रांसलोकेशन डिपेंड अपॉन रिलेटिव मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स एंड डेप्थ ऑफ परकोलेशन। यानी जो स्थानांतरण की जो डिग्री होती है वह तत्वों के सापेक्ष गतिशीलता और अंतरास्राव की गहराई पर क्या है ये निर्भर करती है इस वाले में। तो कंटिन्यू देखेंगे हम। तो है लेजीवेज और डका और क्या है डच ऑफ फोर, ये 1977 में उन्होंने बताया कि जो लीचिंग होती है क्या होती है। तो लीचिंग रिफर्स टू द मूवमेंट एंड रिमूवल ऑफ मटेरियल्स इन सोल्यूशन फ्रॉम द सॉइल। यानी जो लीचिंग होती का तात्पर्य इन्होंने बताया कि मिट्टी से घोल में सामग्री के संचलन और निष्कासन से है। इट कैन नॉट द रिमूवल ऑफ द डिजोल्व मटेरियल फ्रॉम द इंटायर सोलम। लेकिन इन्होंने ये भी बताया कि ये संपूर्ण सोलम से घुले हुए पदार्थों को हटाने का क्या देता है? संकेत देता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं इसका ऑर्डर देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंटल मोबिलिटी ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एक्सप्रेस रिलेटिव टू क्लोराइड टेकन एज। यानी क्लोराइड के सापेक्ष जो व्यक्त अकार्बनिक पदार्थों की जो मौलिक गतिशीलता का क्रम है वो क्या 100 के रूप में लिया गया है। तो देखते हैं कि लीचिंग सबसे अधिक क्या होता है, सबसे अधिक कौन सा एलिमेंट्स होता है और सबसे कम कौन सा होता है। तो कंटिन्यू देखेंगे इसको। तो सबसे अधिक होता है हमारा सल्फेट, जो कि हमारा सल्फर का क्या है कंपाउंड है। तो सल्फेट जैसा कि ये क्या है 57.1% यानी 57.1% क्या है ये सबसे अधिक सबसे अधिक क्या है ये हमारा मोबिलिटी इसकी होती है या गतिशीलता होती है इन द सॉइल में। तो ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। कंटिन्यू देखते हैं। फिर आता है हमारे कैल्शियम की। तो कैल्शियम फिर कितना है 3%। उसके बाद आता है सोडियम कितना है 2.4%। उसके बाद आता है हमारा मैग्नीशियम मोबिलिटी, ये कितना है हमारा 1.3%। उसके बाद आता है हमारा पोटेशियम, ये हमारा 1.25%। और
उसके बाद आता है SiO3, बोले तो सिलिका ऑक्सीडाइज, तो ये हमारा 0.25%। इसके बाद में आता है FeO3, यानी जो हमारा आयरन वाला भाग है, आयरन कंपाउंड, तो ये हमारा 0.04। और जो सबसे कम अगर सोल्युबिलिटी मोबिलिटी होती है वो हमारी होती है Al2O3। तो अगर हम देखेंगे तो अगर सीरियल, ये हमने किस तरह से सीरियल देखा, ये ज़्यादा से कम की तरफ देखा था, तो इसमें सल्फेट सबसे अधिक और जो हमारा Al2O3 है ये क्या है, सबसे कम। या हम बोल सकते हैं कि सल्फेट से और पोटेशियम तक ये ज़्यादा होते हैं, मोस्ट मोबाइल होते हैं, और जो SiO2 है यहाँ से और Al2O3 ये क्या है, लीस्ट मोबाइल, यानी सबसे कम मोबाइल होते हैं। तो कंटिन्यू इसको आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो फंडामेंटल प्रोसेस है थर्ड है, वह है इल्यूविएशन आई वाला। अब इसको आप ध्यान रखेंगे, इल्यूविएशन आई वाला, तो ये हमारा किस संस्तर में पाया जाएगा, ये मोस्टली हमारा 20 संस्तर में पाया जाएगा। ध्यान रखेंगे, जो इल्यूविएशन जो आई वाला है वह मोस्टली कितने में, हमारा 20 संस्तर में मोस्टली पाया जाएगा। तो इसको देख लेते हैं। तो इल्यूविएशन इज अ फ्रॉम, ये जो इल्यूविएशन जो शब्द है वह क्या है, लैटिन लैंग्वेज या लैटिन भाषा का शब्द है। शब्द क्या है, IL, IL है, इसका मतलब होता है इन, मतलब इन, और लवेरे मीन्स टू होता है टू बाउस, बास, यानी क्या होता है इसका जो मतलब होता है इसका, बासिंग इन, बासिंग इन, यानी कुछ भी जो धुल के आया, कहाँ से आया, ई संस्तर से, कहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, बी संस्तर में। अब यही कंटिन्यू हम देखेंगे आगे, तो देखेंगे। तो द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन ऑफ सॉइल मटेरियल्स रिमूव फ्रॉम द इलूवियल होराइजन, जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये प्रोसेस होती है, डिपोजिशन जमा हो जाता है ऑफ द सॉइल मटेरियल, यानी जो सॉइल मटेरियल है कहाँ से रिमूवल हटा के, कहाँ से हटता, फ्रॉम द इलूविएशन होराइजन से, यानी जो ई संस्तर है उससे आ जाता है नीचे। तो इन द लोअर लेयर में कौन सा होता है, हमारा बी संस्तर होता है। ई क्या होता है, ऊपर होता है। जैसा कि अगर हम एक तरह सीक्वेंस देखें सॉइल प्रोफाइल में, सबसे ऊपर क्या होता है, ओ होता है, ओ के बाद हमारा ए होता है, ए के बाद ई होता है, ई के बाद बी होता है, और बी के बाद सी होता है, सी के बाद आर होता है। तो हमारा जो ई के बाद कौन सा नीचे कौन सा होगा, हमारा बी संस्तर, तो उसी की बात हो रही है। तो इन द लोअर लेयर और होराइजन्स ऑफ गेन और जोन्स ऑफ एक्युमुलेशन हैविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेबलाइजिंग ट्रांसलोकेटिंग क्ले इज टर्म एज इल्यूविएशन। तो इसी प्रोसेस को हम किसके नाम से जानते हैं, इल्यूविएशन, या फिर इसको हम इल्यूवियल होराइजन के भी नाम से क्या है, इसको हम जानते हैं। अभी आगे देखेंगे, इसमें कंटिन्यू देखेंगे। द होराइजन्स फॉर्म बाय दिस प्रोसेस आर टर्म एज इल्यूवियल, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इल्यूवियल होराइजन के इसको नाम से जानते हैं। इल्यूवियल आई वाला होराइजन किसको जान देंगे हम, बी संस्तर को। तो ध्यान रखेंगे, इसको कंटिन्यू देखेंगे। हाँ, द प्रोसेस लीड टू टेक्सचरल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ई एंड बीटी होराइजन एंड हायर द फाइन टोटल क्ले रेशियो इन द बीटी होराइजन, यानी इस प्रक्रिया में जो टेक्सचरल जो कांस्टेंट जो बनावटी विरोधाभास होता है वह किस किस में होता है, वह ई और बीटी होराइजन में होता है, अनुपात की ओर ले जाता है, जो क्ले को क्या है, बीटी होराइजन में क्या है, इसकी ओर ले जाता है। तो ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। द जो जो फोर्थ प्रोसेस है फंडामेंटल, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है, ए बेसिक पैथोजेनिक प्रोसेस, तो उसकी जो फोर्थ है प्रोसेस वो देखते हैं। तो ये हमारी होरिजेशन प्रोसेस, होरिजोनेशन प्रोसेस देखते हैं। तो डिफरेंटिएशन ऑफ द सॉइल इन डिफरेंट होराइजन अलोंग द डेप्थ ऑफ द सॉइल बॉडी, यानी जो होराइजन्स होते हैं हमारे, वह क्या होते हैं, वह अलग अलग संस्तर, अलग अलग जो संस्तर होते हैं वह मिट्टी में क्या है, एक तरह से हम पहचान सकते हैं कि जो होराइजन है वह किसी भी प्रोफाइल में कितना डेवलप हुआ। अगर फुल होराइजन अगर डेवलप होते हैं तो हम बोल सकते हैं जो प्रोफाइल है वह हमारी फुल डेवलपमेंट हो गई, यानी उसमें जो संस्तर है वह क्या अच्छे से दिख रहे हैं। या बोल सकते हैं मिट्टी के शरीर की गहराई के साथ साथ विभिन्न संस्तरों में मिट्टी का विभेद है, यानी हमको पहचान करते हैं इसमें ओरिजिन में।
तो हमारी जो फंडामेंटल प्रोसेस है वह क्या होती है, हमारी कंप्लीट होती है। अब हम देखेंगे स्पेसिफिक सॉइल फार्मिंग प्रोसेस को, जैसा कि हम बात किए थे। ये मोस्टली दो प्रकार की आ गई, ये भी देखेंगे। तो सॉइल फार्मिंग प्रोसेस को देखते हैं हम, देखते हैं इसको। ये हमारा बी पार्ट है, ये सॉइल फार्मिंग प्रोसेस। कौन सा पार्ट है ये? बी। तो स्पेसिफिक सॉइल फार्मिंग प्रोसेस देखेंगे आप, विशिष्ट निर्माणकारी प्रक्रियाएं। तो इसको देखते हैं ये क्या होते हैं। तो द फंडामेंटल सॉइल फार्मिंग प्रोसेस प्रोवाइड ए स्केलेटन फॉर द ऑपरेशन ऑफ स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस। यानी एक तरह से क्या है, ये ढांचा प्रदान करती है, एक तरह से क्या है, ये कंकाल प्रदान करती है। कौन? स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस। किसके लिए? जो फंडामेंटल पेडोजेनिक प्रोसेस होती है वह किसके लिए? स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस के संचालन के लिए एक ढांचा प्रदान करती है। ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे। दीज स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस कैन बी कैटेगराइज इनटू द टू ग्रुप्स। जो स्पेसिफिक पेडोजेनिक प्रोसेस होती है उसको पुनः दो भागों में बांटा गया है या बांटते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से। पहला हमारा जोनल सॉइल फार्मिंग प्रोसेस, और दूसरा कौन सा होगा? इंट्राजोनल। तो पहले हम देख लेते हैं जोनल सॉइल फार्मिंग प्रोसेस की, उसके बाद हम इंट्राजोनल की बात करेंगे। तो देखेंगे, तो जोनल सॉइल फार्मिंग प्रोसेस में कौन कौन सी प्रोसेस आती हैं? जैसे कैल्सिफिकेशन हो गया, पोर्टजोलाइजेशन हो गया, लेटराइजेशन हो गया, और एक हमारा डीकैल्सिफिकेशन भी है इसमें। कौन सा है? डीकैल्सिफिकेशन। आप इसको ध्यान रखेंगे। कैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन कामा डीकैल्सिफिकेशन एंड पोर्टलाइजेशन एंड लेटराइजेशन प्रोसेस। ये कैसी प्रोसेस आज हमारी? आर जोनल सॉइल फार्मिंग प्रोसेस। ध्यान रखिएगा कैसी है? जोनल प्रोसेस। तो वेयर इन द सॉइल प्रोफाइल करेक्टरिस्टिक्स आर इन्फ्लुएंस बाई द प्रिवेलिंग कंडीशन ऑफ क्लाइमेट एंड बायोस्फीयर। आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो जोनल सॉइल फार्मिंग प्रोसेस होती हैं उसमें मोस्टली कौन से फैक्टर काम करते हैं? उसमें मोस्टली हमारे जो फैक्टर काम करते हैं वो एक्टिव फैक्टर काम करते हैं। एक्टिव फैक्टर में कौन कौन से? क्लाइमेट और बायोस्फीयर। क्लाइमेट और बायोस्फीयर, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो कंटिन्यू देखते हैं हम इसको। दूसरा आता है हमारा इंट्राजोनल सॉइल फार्मिंग प्रोसेस। तो अब हम जो बात करेंगे वह किसकी करेंगे? जोनल सॉइल फार्मिंग प्रोसेस को। जैसे कैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन, पोर्टलाइजेशन और लेटराइजेशन, इसकी हम बात करेंगे। तो देखते हैं कैल्सिफिकेशन। जैसे कि अगर हम सीरियल वाइज देखें तो ये हमारी पांचवी प्रोसेस है, क्योंकि चार तो हमारी बेसिक या बोले तो फंडामेंटल प्रोसेस में होगी, ये कौन सी है? हमारी पांचवी प्रोसेस है। तो देखते हैं कैल्सिफिकेशन में क्या होता है। दीज प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर कैल्शियम, या फिर और क्या हो सकता है? कैल्शियम, कैल्शियम इन सम पार्ट्स ऑफ प्रोफाइल इज कॉल्ड एज कैल्सिफिकेशन। यानी प्रोफाइल के कुछ हिस्से में कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम अपक्षेपण के रूप में या फिर और संचय की इस प्रक्रिया को क्या किस नाम से जानते हैं? कैल्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। जो कि हमारे कहाँ पे? सरफेस पे क्या ये इकट्ठा हो जाता है। क्या होगा इकट्ठा? कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम। ध्यान रखेंगे। कंटिन्यू देखते हैं। दिस प्रोसेस इज ए कॉमन प्रोसेस इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। यानी ये हमारी जो प्रोसेस होती है वो मोस्टली कहाँ पे पाई जाती है? ये हमारी एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स में, या शुष्क या फिर अशुष्क क्षेत्रों में एक सामान्य प्रक्रिया होती है। कंटिन्यू और देख लेते हैं। विच आर लो इन रेनफॉल। ये कहाँ पे होती है? जहाँ पे वर्षा कम होती है। शुष्क और शुष्क में मोस्टली क्या है? बारिश क्या कम होती है। रेनफॉल किससे कम होती है? प्रेसिपिटेशन, क्या नाम है हमारी? इवोपरेशन से। कंटिन्यू देखेंगे। द इल्यूविएटेड होराइजन्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज डेजिग्नेटेड एज कैल्सिक होराइजन्स। यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है भाई क्या है? जो इल्यूविएटेड बोले तो बी संस्तर में कैल्सिक होराइजन के रूप में इसको क्या है? इसको हम जानते हैं, यह नामित किया गया है।
कंटिन्यू देखते हैं। द डेप्थ ऑफ कैलकेरियस लेयर्स इन हॉट एरिड जोन में, जो कैलकेरियस सॉइल होता है इन हॉट एरिड जोन में कितना सेंटीमीटर पाई जाती है? लेस देन 50 सेंटीमीटर से कम पाई जाती है। इन इन सेमी एरिड रीजन में देखेंगे तो 100 से 150 मीटर 100 से 150 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। कंटिन्यू देखेंगे। सब ह्यूमिड जोन द कैल्शियम कार्बोनेट एक्यूमुलेट एट द डेप्थ ऑफ मोर देन 150 या बोले तो 150 सेंटीमीटर। जहाँ पे मौसम कैसा होता है? जहाँ पे थोड़ा मौसम ठीक ठाक होता है, बोले तो बारिश ठीक ठाक होती है, अच्छी मात्रा में होती है कंपेयर टू जो दोनों ऊपर वाले जो भी कंडीशन थी उनके अपेक्षा में। या फिर हम बोल सकते हैं उप आर्द्र क्षेत्र में कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है वह 150 सेंटीमीटर की अधिक की गहराई पर ये क्या जमा होता है या क्या एक्यूमुलेट होता है। कंटिन्यू देखते हैं। कैल्शियम कंपाउंड mobilized by acidification of water are kept in solution as long as the supply of carbonate a calcium carbon dioxide is maintained up to the critical level। यानी जो कैल्शियम कंपाउंड है भाई क्या मोबिलाइज किसके द्वारा होता है? बाई द एसिडिफिकेशन वाटर के द्वारा क्या ये मोबाइल हो जाता है या फिर क्या है घुल के नीचे चला जाता है। आर कैप्टन और ये रोक लेता है कौन? सोल्यूशन एज ए लॉन्ग द सप्लाई ऑफ किसके द्वारा? CO2 मेंटेन करता है आप द क्रिटिकल लेवल में महत्वपूर्ण स्तर तक क्या है बनाए रखता है। कंटिन्यू देखेंगे इसको। हाँ, बिलो दिस लेवल द कार्बोनेट्स आर प्रिसिपिटेटेड एज द वाइट पाउडरी फिलिंग इन द सॉइल पोर्स। यानी बिलो द यानी नीचे के जो संस्तर होते हैं, नीचे के स्तर वह क्या है कार्बोनेट, ये क्या हो गया मिट्टी के जो छिद्र होते हैं जो पोर्स होते हैं उसमें क्या जो सफ़ेद वाइट पाउडरी जो वाइट पाउडर होता है वह क्या है एक तरह से जो रूप में क्या है जमा हो जाता है और जिससे पोर क्या हो जाते हैं हमारे बंद हो जाते हैं और इसके बाद में हमारा क्या बन जाता है हार्ड पैंट बन जाता है। ध्यान रखेंगे जिससे क्या है लीचिंग नहीं हो पाती आगे। कंटिन्यू देखेंगे। लेटर ऑन सॉइल इज कन्वर्ट इनटू एन इंडूरेटेड हार्ड पैन हैविंग द नोडल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जैसा कि हम बात कर रहे हैं तो बाद में क्या है मिट्टी कैल्शियम कार्बोनेट की गांठों वाले एक कठोर पैन में क्या है ये परिवर्तित हो जाती है। ध्यान रखिएगा आप लोग, जिससे क्या लीचिंग आसानी से क्या है नहीं हो पाती है। तो कंटिन्यू देखेंगे। अब देख लेते हैं कि कैसे कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा होता, तो हम रिएक्शन के द्वारा इसको देखेंगे। तो देखते हैं। पहले जो CO2 होगा, जैसा कि CO2 प्लस H2O बोले कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे जब रिएक्शन होगी तो क्या बनाएंगे H2CO3 बोले तो कार्बनिक एसिड बनाएंगे। कंटिन्यू देखते हैं। ये फिर H2CO3 प्लस CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम, ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और ये वाला हमारा क्या है कार्बनिक एसिड। ये दोनों रिएक्शन करके क्या बनाएंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे, जो कि क्या है ज़्यादा सलूबल होता है, ये घुल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट इस तरह से नहीं घुलता है, लेकिन जब ये दोनों आपस में जब क्रिया करते हैं तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, जैसे कि जो कि आसानी से घुल जाता है। कंटिन्यू देखें। ये प्रक्रिया कहाँ पे होती है? तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होती है तो कहाँ पे होगी? जहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा ज़्यादा होगा। कैल्शियम जो कैल्सिफिकेशन प्रोसेस कहाँ पे बनेगी मोस्टली? तो जहाँ पे क्या है टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जो CO2 की जो मात्रा है वह क्या होगी कम। तो वहाँ पे जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा CO2 की मात्रा कम होगी तो वहाँ पे होगा क्या कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा प्लस CO2 बोले तो इसमें से कैल्शियम कार्बोनेट बन करके CO2 और वाटर अलग अलग हो जाता है। CO2 और वाटर क्या है अलग अलग हो जाता है। तो कंटिन्यू हम इसके नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। इसकी दूसरी प्रोसेस है जोनल की डीकैल्सिफिकेशन। तो डीकैल्सिफिकेशन को देख लेते हैं। तो डीकैल्सिफिकेशन इज़ द रिवर्स ऑफ कैल्सिफिकेशन प्रोसेस, यानी जो डीकैल्सिफिकेशन जो प्रोसेस है भाई क्या है कैल्सिफिकेशन की जस्ट अपोजिट या फिर बोले तो विपरीत प्रोसेस है। तो देखते हैं कहाँ पे? तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान रखिए
कैल्सिफिकेशन में क्या था, एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हो रहा है। ये आप ध्यान रखेंगे, रिमूवल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट OR और कैल्शियम आयन फ्रॉम द सॉइल बाय द लीचिंग, यानी जो कैल्शियम कार्बोनेट या फिर जो कैल्शियम आयन्स होते हैं भाई किसके द्वारा नीचे चले जाते हैं, बाय द लीचिंग द्वारा। और ये कहाँ पे मोस्टली पाई जाती है प्रोसेस, जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा और हाई CO2 पाई जाएगी। और कहाँ पे, जहाँ पे क्या है, जो वर्षा होती है वह भी क्या हमारी अधिक पाई जाएगी, या फिर बोले तो आर्द्रता, ह्यूमिडिटी अधिक पाई जाएगी। ऐसे एरिया में क्या है, डिकैल्सिफिकेशन होता है। तो कंटिन्यू देखते हैं। यह प्रक्रिया कैल्सिफिकेशन के विपरीत है, जो लीचिंग के द्वारा मिट्टी से कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम आयनों को हटाने की प्रक्रिया क्या है, ये ऊपर से क्या घोल बना करके या नीचे ले जाती है। कंटिन्यू देखेंगे। तो दिस प्रोसेस इज अकर्स मोस्टली इन हाई रेनफॉल और ह्यूमिड रीजन्स, यानी यह प्रोसेस जो डिकैल्सिफिकेशन प्रोसेस है ये मोस्टली कहाँ पे पाई जाएगी, जहाँ पे अधिक वर्षा होती है या फिर आर्द्र मौसम या फिर ह्यूमिडिटी अधिक होती है वहाँ पे। तो रिएक्शन के द्वारा देखेंगे, तो इसको देखते हैं। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 और H2O। तो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर और CO2 अधिक होती है, तो वहाँ पे हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, जो कि हमारा सोलूबल होकर के क्या है, नीचे चला जाता है। तो ध्यान रखेंगे आप इसको। तो जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने समझा था, जो भी टॉपिक अभी हम लोगों ने समझा बहुत ही आसान शब्दों में। अगर फिर भी किसी तरह का आपको कोई क्वेश्चन है या आपका कोई सजेशन है या जो भी आपके दिमाग में कोई भी चीज़ अगर आ रही या नहीं समझ में आई, तो आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।